जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करते हैं अपने कक्षा 11वीं के अध्याय नंबर 6, जिसका नाम क्या है बच्चों? साम्यावस्था। साम्यावस्था के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं पहले हम। ये अध्याय आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे कि बोर्ड परीक्षा में हर एक अध्याय से सवाल आते हैं, इससे भी आते हैं, और इसके जो सवाल आते हैं आसान रहते हैं। बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न आएंगे इसमें बड़े आसान रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं नीट की, तो नीट में बच्चों इस अध्याय से अच्छे खासे 2 या 3 प्रश्न, कभी कभी 4 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और एक बार आप पूरी सीरीज को, पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे नीट में जो भी प्रश्न आएगा गारंटी बेटा बन ही जाएगा। और जेडब्ल्यू मेंस की अगर बात करें तो इस अध्याय से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बिना इसके क्वेश्चन वाला कोई पेपर बनता ही नहीं है बेटा। तो यानी कि कुल मिलाकर के नीट के हिसाब से देखें, चाहे जेडब्ल्यू मेंस के हिसाब से देखें या अपन बोर्ड परीक्षा के हिसाब से देखें बेटा, ये अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साम्यावस्था होती क्या है पहले तो ये समझते हैं अपन। तो बच्चों साम्यावस्था मतलब जब कोई दो विपरीत अभिक्रियाएं बराबर स्पीड से चलती, जब दो कोई विपरीत प्रक्रम बराबर स्पीड से चलते हैं तो उसे हम कहते हैं साम्यावस्था। कैसे, थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे मान के चलिए हमने क्या करे बेटा, यहां पर कांच का एक पात्र लिए, इस तरह का एक टंकी लिए कांच की बेटा, और इसमें अंदर हमने भरे हैं जल। ठीक है, इसमें क्या भर दिया गया है बेटा? कांच के बर्तन में, कांच की टंकी में हमने जल भर दिए हैं। जल को भरने के लिए ऊपर की तरफ हमने लगाया है एक नल। इस तरह से जल इसके अंदर भरा हुआ है। अब हो क्या रहा है, यहां पर ऊपर की तरफ बच्चों हमने एक नल लगा रखा है। इस नल से लगातार पानी आ रहा है, और पानी आने के कारण टंकी लगातार क्या हो रही है बेटा? भरते चली जा रही है। तो जब पानी भरते जाएगा, एक टाइम आएगा टंकी पूरी भर जाएगी। और जब बेटा टंकी पूरी भर जाएगी तो ओवरफ्लो होने लगेगा। अगर टंकी खुली होगी तो पानी बाहर जाने लगेगा। तो इस तरह से होगा बच्चों। चलिए देखते हैं, अगर मान के चलो एक और नल हम इसमें लगा दें कुछ इस तरीके से। अगर मैंने एक और नल लगा दिया यहां पर, और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जितनी स्पीड से, जितनी तेजी से यहां से पानी हम भेज रहे हैं बच्चों, जितनी तेजी से यहां से पानी आ रहा है, अगर मैं बोलूं कि उतनी ही तेजी से पानी यहां से बाहर भी जा रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो जल का आयतन है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो बड़ी आसान सी बात है, हर कोई बता सकता है कि जितनी तेजी से पानी इधर आ रहा है उतनी ही तेजी से पानी इधर जा रहा है। यानी कि अब पानी का आयतन बच्चों कैसा हो जाएगा? नियत हो जाएगा, यानी कि स्थिर हो जाएगा। ना तो पानी का आयतन बढ़ेगा ना ही घटेगा। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से पानी आ रहा है उतनी ही तेजी से पानी जा रहा है। इसे ही कहते हैं बेटा हम साम्यावस्था। यानी कि जितनी तेजी से पानी आ रहा है, पानी के आने की दर बराबर है पानी के जाने की दर। तो इस समय जो आयतन है बच्चों वो कैसा हो गया? निश्चित, नियत। अगर ये पाइप जो नल लगे हैं, अगर ये मैं ऐसा कुछ बनाऊं बेटा कि आपको ये दिखाई ना दे, ये दोनों नल आपको दिखाई ना दे, तो देखने वाले को लगेगा कि भाई जल का आयतन स्थिर है, ना तो इसमें पानी आ रहा है और ना तो पानी जा रहा है। लेकिन आप भी देख रहे हो बेटा कि भले ही नल आपको ना देखे लेकिन पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। लेकिन स्थिर क्यों दिखेगा हमें आयतन? क्योंकि जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी ही स्पीड से जा रहा है। इसे ही कहते हैं बेटा हम साम्यावस्था। साम्यावस्था को समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण का उपयोग करता हूं। मान लीजिए हमने लिया बेटा एक पात्र और इसमें भरा हमने जल। ठीक है, और जल भरने के बाद हमने इस जल को क्या करना शुरू किया बेटा? गर्म करना शुरू किया। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं बच्चों क्या? गर्म। जब मैंने गर्म करना शुरू किया तो धीरे धीरे इस जल की क्या बनेगी बेटा? इस जल की बनेगी वाष्प। धीरे धीरे बेटा जल की वाष्प बनती चली जाएगी। और अब होगा क्या? जैसे जैसे जल वाष्प में बदलते जाएगा वैसे वैसे इस पात्र में जल का आयतन क्या होगा बेटा? घटेगा, घटेगा। ठीक है, आयतन धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि जल वाष्प में बदल रहा है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल जल वाष्प में बदलेगा। ये जो वाष्प है बेटा, ये भी जल की बूंदों के रूप में धीरे धीरे संघनित होती चली जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर दो प्रक्रम होंगे। एक होगा वाष्पीकरण
और एक होगा संघनन। मतलब जल वाष्प में बदलेगा और धीरे धीरे जो वाष्प बन के इकट्ठी होगी वो बेटा क्या होती चली जाएगी, जल में बदलती चली जाएगी। और एक ना एक टाइम ऐसा मिलेगा हमें जब इस जल का आयतन घटना बंद हो जाएगा बेटा, यानी कि जल का आयतन हो जाएगा स्थिर। जल का आयतन क्या हो गया बच्चों, स्थिर हो गया। तो जब जाकर के जल का आयतन स्थिर हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि ये मुझे साम्यावस्था प्राप्त हुई। कैसे बेटा, क्योंकि जितना जल वाष्प में बदल के ऊपर जा रहा है उतनी ही वाष्प जल में बदल के नीचे आ रही है। जितनी तेजी से वाष्पीकरण हो रहा है उतनी ही तेजी से संघनन हो रहा है। जितनी तेजी से जल की वाष्प ऊपर जा रही है उतनी ही तेजी से वाष्प जल के रूप में नीचे आ रही है। तो अब क्या हुआ, जितना पानी ऊपर गया उतनी ही वाष्प पानी बन के नीचे आ गई। तो जल का आयतन कैसा हो गया बच्चों, स्थिर। और जैसे ही जल का आयतन हुआ स्थिर तो मैं बोलूंगा कि हमें साम्यावस्था प्राप्त हो चुकी है। तो ये भी बेटा साम्यावस्था को समझने का एक तरीका है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं साम्यावस्था की अगर बात करें तो साम्य हमें भौतिक प्रक्रम में भी मिलता है बेटा और रासायनिक प्रक्रम में भी। यानी भौतिक प्रक्रम तो आप जानते हो, ऐसे प्रक्रम या ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, तो उसको हम भौतिक प्रक्रम बोलते हैं। जैसे जल से बर्फ का बनना या जल से वाष्प का बनना बेटा, ये क्या है, भौतिक प्रक्रम। जबकि रासायनिक प्रक्रम क्या है, जिसमें अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं। तो साम्यावस्था दोनों में मिलती है बेटा। जो साम्यावस्था है ये दोनों प्रक्रम में हमें मिल सकती है। ठीक है, तो साम्यावस्था को अगर हम देखें तो ये दो प्रकार की होगी। दो प्रकार के साम्य हमें पढ़ने होंगे। पहला होगा बेटा क्या, भौतिक साम्य, और दूसरा होगा बच्चों रासायनिक साम्य। पहला होगा भौतिक साम्य, जबकि दूसरा क्या है बेटा, रासायनिक साम्य। तो इनको हम देखते हैं क्या होता है भौतिक साम्य। तो भौतिक साम्य मतलब वह भौतिक परिवर्तन जिसमें हमें साम्यावस्था मिल जाए, या जब साम्यावस्था किसी भौतिक परिवर्तन में मिलती है तो उसे हम कहते हैं बच्चों भौतिक साम्य। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने H2O लिया बेटा लिक्विड यानी कि द्रव के रूप में। द्रव लिया मतलब कि बेटा पानी की बात कर रहा हूं, जल की बात कर रहा हूं। और ये जल बदल रहा है किसमें, H2O सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस। जल का ठोस रूप क्या है बेटा, बर्फ। तो जल से बर्फ का बनना, और धीरे धीरे ये बर्फ भी काय में बदल रही है, जल में बदल रही है बच्चों। यानी कि बर्फ जल में बदल रही है और जल बर्फ में बदल रहा है। जितनी तेजी से, जितनी स्पीड से जल बर्फ में बदलेगा उतनी ही स्पीड से बर्फ जल में बदलेगी। तो ऐसे साम्य को बेटा हम क्या बोलेंगे, भौतिक साम्य। या जल मान लो आप वाष्प द्रव के रूप में लिए बेटा, यानी कि जल को लिए हो आपने और इसका साम्य बना रहे हो इसकी गैसीय अवस्था यानी जल वाष्प के साथ। जितनी तेजी से जल वाष्प में बदल रहा है उतनी ही तेजी से वाष्प जल में बदल रही है बच्चों। तो इसे हम बोलेंगे क्या, भौतिक साम्य। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के होते हैं भौतिक साम्य। और इस पूरे चैप्टर में जिसकी हम ज्यादा बात करेंगे बेटा वो है हमारा कौन सा, रासायनिक साम्य। और रासायनिक साम्य को भी हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक होगा रासायनिक साम्य और दूसरा होगा बच्चों आयनिक साम्य। तो इनको अपन देखेंगे किस तरीके से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल रासायनिक साम्य क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान साम्यावस्था प्राप्त होती है तो इसे हम रासायनिक साम्य कहते हैं। जैसे बच्चों मान लो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से मिलकर के क्या बनाती है बेटा, अमोनिया गैस। तो जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बेटा अमोनिया बनी, तो ये अमोनिया वापस क्या बना लेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में हमें क्या मिल गई, साम्यावस्था। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था मिलती है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक साम्य। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे CaCO3 ठोस जो होता है इसको बच्चों हम गर्म करते हैं तो ये बनता है CaO ठोस यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बनती कौन सी, CO2 गैस। अगर इस CO2 गैस को बाहर ना जाने दिया जाए तो ये वापस
कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है और फिर से CaCO3 बना लेती। ये जो बेटा दो मुंडी वाला एरो जो बना रहा हूं, अंग्रेजी में हम डबल हेड एरो बोलते हैं, ये क्या बताता है? ये बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बताता है, या हम कह सकते हैं कि ये साम्यावस्था को बताता है, कि मतलब इस अभिक्रिया में हमें कभी ना कभी साम्यावस्था जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से और भी ढेर उदाहरण है जो हम आगे चल के अध्याय में जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य दो होते हैं। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, भौतिक साम्य का एक लेक्चर रहेगा अलग से जिसमें हम केवल भौतिक साम्य की बात करेंगे, लेकिन पूरे चैप्टर में हम रासायनिक साम्य के बारे में समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बेटा रासायनिक साम्य को ही समझ रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है रासायनिक साम्य। बेटा रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है बच्चों? कुछ अभिकारक होते हैं जो आपस में मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभिकारक से उत्पाद का बनना ये एक सामान्य अभिक्रिया होती है, और बच्चों इसको यहां पर हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? अग्र अभिक्रिया। और जबकि उत्पाद यदि अभिकारक में बदलता है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं? पश्च अभिक्रिया। तो एक होगी बेटा क्या? अग्र अभिक्रिया, और एक होगी पश्च अभिक्रिया। तो अभिकारक से उत्पाद का बनना क्या कहलाता है बच्चों? अग्र अभिक्रिया, जबकि उत्पाद से अभिकारक का बनना क्या कहलाएगा बेटा? पश्च अभिक्रिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हमेशा दोनों अभिक्रियाएं हो सकता है कभी केवल अग्र अभिक्रिया हो रही हो और हो सकता है कभी दोनों हो रही हो। तो इसके आधार पर बेटा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनको हमने दो वर्गों में बांटा है। इनको बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जबकि बेटा दूसरी होती है क्या? आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, एक होती है अनुत्क्रमणीय और दूसरी होती है बच्चों क्या? उत्क्रमणीय। तो पहला हम देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर के, अभिकारक आपस में मिलकर के उत्पाद तो बनाते हैं, उत्पाद बना लेते हैं बेटा, लेकिन उत्पाद वापस अभिकारक नहीं बनाता है, वापस अभिकारक नहीं बनता। मतलब कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अभिकारक से उत्पाद की ओर। उत्पाद से अभिकारक की ओर यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बच्चों हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इसके उदाहरण तो बेटा ढेरों है हमारे पास। जैसे मान के चलिए आप अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण लिखें तो बहुत सारे उदाहरण बेटा हम कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन ठोस होता है, इसको हमने ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जब बेटा इसका दहन करते हैं तो बनती है क्या? CO2 गैस। लेकिन CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन वापस नहीं बनता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अभिकारक से उत्पाद की ओर, उत्पाद से अभिकारक की ओर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जबकि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाएं मतलब बेटा अभिकारक से उत्पाद बनता है और साथ ही साथ बेटा उत्पाद से अभिकारक बनता है, तो इसे हम कहते हैं क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। लेकिन हमारे इस अध्याय में बेटा हम केवल और केवल बात करने वाले हैं किसकी? जो हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि साम्यावस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही मिलेगी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था कभी भी प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि बेटा ये दोनों दिशाओं में हो ही नहीं रही है, तो इसमें कैसे साम्यावस्था मिल जाए? साम्यावस्था तो केवल इसमें मिलेगी। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में तथा उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित होते हैं, या वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब बच्चों मैंने आपको बता चुका हूं, यदि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती तो अभिकारक से उत्पाद की ओर जब होती है तो इसे हम कहते हैं बच्चों अग्रभिक्रिया, और अगर उत्पाद से अभिकारक की ओर होती है तो बेटा इसे हम कहते हैं पश्चभिक्रिया। ठीक है, अग्रभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और बेटा पश्चभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं हम क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि आखिर साम्य अवस्था कैसे प्राप्त होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था कैसे प्राप्त होगी बेटा, ये हम पहले समझते हैं कि आखिर साम्य अवस्था में क्या हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं बेटा रासायनिक साम्य अवस्था, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था कैसे होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कोई सी भी हो बेटा, उसमें होगा क्या, अभिकारक जो है वह परिवर्तित हो रहा होगा किसमें, उत्पाद में, और बच्चों उत्पाद वापस परिवर्तित हो रहा है इसमें किसमें, अभिकारक में। हमने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण ले लिया। उत्क्रमणीय ही क्यों लिए, क्योंकि हम साम्य अवस्था पढ़ना चाह रहे हैं, और अनुत्क्रमणीय में तो साम्य अवस्था होती ही नहीं है। तो बेटा चलिए देखते हैं ध्यान से। शुरुआत में, प्रारंभ में, जब हमने प्रारंभ कराए बेटा, कोई अभिक्रिया आप कराना शुरू करते हो तो आप शुरू में क्या करोगे, सोच के देखो। अभिक्रिया कराने को मैंने आपको बोला, आप करोगे क्या, आप सिंपल अभिकारकों को आपस में मिला दोगे, और जितना ताप जितना दाब करना उस स्थिति को वहां पर पैदा कर दोगे। तो उतना ताप होना चाहिए, उतना दाब होना चाहिए जितना उस अभिक्रिया के लिए जरूरी है, और अभिकारकों को मिला दो। मतलब शुरुआत में बेटा मेरे पास केवल और केवल अभिकारक है, उत्पाद शुरू में थोड़ी है। भाई उत्पाद तो बनेगा, अभी थोड़ी रख के बैठे हम, शुरू में तो मेरे पास केवल क्या है बेटा, अभिकारक बस है। तो शुरू में क्योंकि मेरे पास केवल अभिकारक है, जो कि धीरे धीरे उत्पाद में बदलना चालू हुआ, लेकिन बेटा अभिकारक की जो भी मात्रा है मेरे पास, चाहे वो इतनी सी है चाहे इतनी सारी है, जो भी मात्रा है वो उस समय अधिकतम है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की इतनी मात्रा और कभी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अब ये उत्पाद में बदलेगा, तो धीरे धीरे ये घटेगा ही घटेगा। अभिकारक धीरे धीरे समय के साथ कम होगा, उत्पाद धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगा। तो शुरुआत जब होती, प्रारंभ जब होता है, तो अग्रभिक्रिया बस होती है, पश्चभिक्रिया नहीं होती बेटा, केवल और केवल अग्रभिक्रिया होगी, पश्चभिक्रिया नहीं होगी। और अग्रभिक्रिया की जो दर होगी, अग्रभिक्रिया की जो स्पीड होगी, वो शुरुआत में सबसे ज्यादा होगी। क्यों सर, क्योंकि अभिकारक की मात्रा इस समय सबसे ज्यादा है शुरुआत में। अब इसके बाद अभिकारक हमेशा घटेगा ही घटेगा। समझते चलिए। जैसे बच्चों मान के चलो, ये मैंने कोई अभिकारक लिया, ठीक है। अब शुरुआत में तो बेटा उत्पाद है नहीं मेरे पास, तो उत्पाद कितना है अभी अपने पास, 0। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं शुरू में क्या होगा, ये अभिकारक उत्पाद में बदलेगा। और क्योंकि इस समय जो अभिकारक है, यह अभिकारक की अधिकतम मात्रा है। क्यों सर, क्योंकि बेटा अब ये समय के साथ केवल और केवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, और उत्पाद में परिवर्तित होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। अभिकारक से क्या बनता चला जा रहा है, उत्पाद। तो प्रारंभ में हम कहते हैं कि केवल अग्र अभिक्रिया होती है, अग्र अभिक्रिया संपन्न होती है, पश्चभिक्रिया नहीं होती है बेटा, है ना। पश्चभिक्रिया क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उत्पाद शुरू में नहीं था। अगर शुरू में उत्पाद रहता तो वो भी अभिकारक में बदलता, लेकिन शुरुआत में उत्पाद नहीं था, तो केवल अग्रभिक्रिया संपन्न होती है, पश्चभिक्रिया प्रारंभ अभी नहीं हुई है। ठीक है बेटा, पश्चभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, कब, शुरुआत में, प्रारंभ में। ठीक है, ठीक है सर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अभी जो प्रारंभ में है वो क्या है बेटा, अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर, दर मतलब बेटा स्पीड, है ना, कि कितनी तेजी से अभिक्रिया हो रही, अधिक है किससे, पश्चभिक्रिया की दर से। हालांकि पश्चभिक्रिया की दर तो कैसी है बेटा, अभी तो शून्य है, इसीलिए अग्रभिक्रिया की दर अधिक है। लेकिन अब मैंने क्या बोला, देखिए फिर से समझिए। शुरुआत में मैंने ढेर सारा अभिकारक यहां रखा, और शुरुआत में क्या था बेटा, उत्पाद बिल्कुल नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अभिकारक मैंने जितना रखा था पूरा नहीं बचा बेटा,
इसमें से कुछ मात्रा घट चुकी है। क्यों घट गई सर? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा किसमें बदल गया बच्चों? उत्पाद में बदल गया। मतलब कि थोड़ी देर बाद जब उत्पाद की कुछ मात्रा बनके तैयार हो जाएगी तो अब धीरे धीरे उत्पाद भी अभिकारक में बदलना शुरू होगा, यानी कि अग्र अभिक्रिया के साथ साथ पश्च अभिक्रिया भी होने लगेगी। ठीक है बेटा, इस बात को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? कुछ समय पश्चात। कुछ समय पश्चात क्या होगा बच्चों? कुछ समय पश्चात धीरे धीरे अग्र अभिक्रिया भी पश्च अभिक्रिया भी होने लगेगी। अब अग्र अभिक्रिया के साथ साथ पश्च अभिक्रिया भी होने लगती है। ठीक है, लेकिन अभी ज्यादा तेजी से कौन होगी बेटा? अग्र ज्यादा तेजी से हो रही होगी कि पश्च हो रही होगी? तो क्योंकि सर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो अभी भी अभिकारक की मात्रा फिर भी ज्यादा, उत्पाद तो थोड़ा सा बनके तैयार हुआ और अभिकारक में बदलने लगा। तो क्योंकि अभिकारक की मात्रा अभी भी ज्यादा है, अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा अभी भी ज्यादा है, इसीलिए अभी भी क्या होगा बेटा? जो अग्र अभिक्रिया की दर है ये अधिक होगी किससे? पश्च अभिक्रिया की दर से। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, ध्यान रखने लायक है। अब आगे क्या होगा? एक निश्चित समय अंतराल के बाद, है ना, एक निश्चित समय के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी। देखो क्या हो रहा है अभिक्रिया में। शुरुआत में मैंने केवल अभिकारक लिया था, अभिकारक ढेर सारा था, उत्पाद बिल्कुल नहीं था। अभिकारक घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते उत्पाद के बढ़ते बढ़ते और अभिकारक के घटते घटते क्या होगा बेटा? शुरुआत में अग्र अभिक्रिया की दर अधिक थी और पश्च की कम थी। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब जितनी तेजी से अभिकारक उत्पाद में बदलेगा उतनी ही तेजी से उत्पाद अभिकारक में बदलेगा। जितनी तेजी से उत्पाद अभिकारक में बदलेगा उतनी ही तेजी से बच्चों उत्पाद अभिकारक में बदलने लगेगा। एक बार फिर से सुने, शायद उल्टा हो गया। जितनी तेजी से अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है उतनी ही तेजी से उत्पाद अभिकारक में बदलेगा, तो इसे ही हम बोलेंगे क्या बेटा? साम्यावस्था। तो हम लिखेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होगा? होगा ऐसा, अग्र अभिक्रिया की दर जो होगी बेटा, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होगी किसके? पश्च अभिक्रिया की दर के। पश्च अभिक्रिया की दर के। और जब बच्चों अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी तो इसी अवस्था को बेटा हम क्या बोलेंगे? साम्यावस्था। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम? साम्यावस्था। तो साम्यावस्था क्या है? किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के बराबर हो जाती है तो उसे हम साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है बेटा, परिभाषा बन गई। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या हो रहा है? जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अग्र अभिक्रिया भी हो रही, पश्च भी हो रही, अभिकारक धीरे 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 कम हो रहा है, उत्पाद धीरे 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 बढ़ रहा है। सर हमें साम्यावस्था कब मिलेगी? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब आधा अभिकारक खत्म हो जाएगा और आधा उत्पाद बन जाएगा तब साम्यावस्था मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 10% अभिक्रिया हो पाई और हमें साम्यावस्था मिल जाए, हो सकता है 25% अभिक्रिया पूर्ण हो और साम्यावस्था मिल जाए, हो सकता है बेटा कि 70% अभिक्रिया पूर्ण हो साम्यावस्था मिले, या हो सकता है बेटा
90% अभिक्रिया पूर्ण होने पर साम्यावस्था मिले। अब वो कब मिलेगी वो हम नहीं बता सकते बेटा, वो तो अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हर एक अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था की जो स्थिति है, साम्यावस्था में जो सांद्रता है अभिकारक और उत्पाद की, वो अलग अलग होती है बेटा। कभी जल्दी मिल जाती है साम्यावस्था किसी अभिक्रिया में, कभी बेटा आधी अभिक्रिया होने पर मिलती है, और कभी हो सकता है बहुत देरी से मिले। कहने का मतलब साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रताएं हैं बेटा वो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखना। साम्यावस्था में क्या बराबर होगा? अग्रभिक्रिया की दर तथा पश्च अभिक्रिया की दर। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं बराबर होंगी, नहीं बेटा। हाँ, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर होंगी, निश्चित होंगी। क्यों सर, क्यों होंगी? तो बेटा देख, जितनी तेजी से अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है उतनी ही तेजी से उत्पाद अभिकारक बना रहा है। यानी कि अभिकारक उत्पाद में बदला, उत्पाद अभिकारक में बदला, यानी कि ये मात्रा जितनी थी उतना ही है। जैसे ही घटी फिर से बढ़ गई, फिर घटी फिर बढ़ गई, तो ये स्थिर है बेटा, मतलब कि ये निश्चित है, नियत है। और ये मात्रा भी नियत है। क्यों? बनी यानी कि बढ़ी फिर घट गई, बढ़ गई फिर घट गई, बढ़ गई फिर घट गई, यानी कि ये मात्रा हमेशा कैसी बनी रहेगी? नियत बनी रहेगी। तो इस तरह से चलिए बेटा हम परिभाषित करते हैं साम्यावस्था को, या आप बोलिए क्या, रासायनिक साम्यावस्था को। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा। यहां से अब आपको लिखना बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा में तो बेटा थ्योरी वाले प्रश्न ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। नीट में थ्योरी वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या छोटा मोटा बोर्ड लेवल का कोई ठीक न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन जेडबल मेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें बेटा अच्छे सवाल आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको थ्योरी भी समझना है, थ्योरी में कुछ चीजें याद भी रखना है, और साथ में न्यूमेरिकल भी करना है। तो उसके लिए बेटा चलिए नोट्स बनाते हैं अपन। हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक साम्यावस्था। किसे कहेंगे बेटा? किसी उत्क्रमणीय, किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। देखो उत्क्रमणीय जरूर लिखना बेटा, क्योंकि अनुत्क्रमणीय में ऐसा नहीं होगा, वहां तो अग्रवश होती, पश्च तो होती नहीं है, तो वहां ऐसा हो नहीं सकता। किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जब अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाती है बेटा? पश्च अभिक्रिया की दर के, पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्या कहलाती है बेटा? साम्यावस्था कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखने लायक बात है, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन बोर्ड परीक्षा में सीधे आ सकता है। रासायनिक साम्य कैसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो चलिए बच्चों अब हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक साम्य की विशेषताएं, या रासायनिक साम्यावस्था की विशेषताएं, या केवल बेटा साम्यावस्था की विशेषताएं भी बोले तो यही लिखेंगे अपन, है ना। और ये जो विशेषताएं हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में भी और नीट में भी बेटा। जेई में यहां से थ्योरी से सवाल आए थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन आपको बेटा पता तो तब भी सब कुछ होना चाहिए। तो पहली विशेषता यह है कि साम्यावस्था में होता क्या है बेटा, पहली तो हम इसकी परिभाषा जो लिखें उसी को इसकी विशेषता बना दें। मतलब साम्यावस्था में क्या होगा बच्चों? अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होगी किसके? पश्च अभिक्रिया की दर के। ठीक है बेटा, पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होगी। ये बात नंबर एक। दूसरी बात, साम्यावस्था में और क्या होगा बेटा? तो मैं बोलूंगा साम्यावस्था में थोड़ा सा शायद
गलत हो गया बेटा, है साम्यावस्था। साम्यावस्था में अभिकारक अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं क्या लिखूं बेटा, बराबर होती हैं। सांद्रताएं बराबर नहीं 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 बेटा, बराबर नहीं, नियत होती है, निश्चित होती है, स्थिर होती है। ठीक है, बराबर मत लिख देना बेटा। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बड़े आराम से बच्चे गलती करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, साम्यावस्था में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक बात जरूरी है, वो क्या है बेटा, कि स्थिर होगी, नियत होगी सांद्रता। ठीक है, बराबर तो क्या होती है, अग्र तथा पश्च अभिक्रिया की दर, जबकि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं तो कैसी होती हैं बेटा, नियत होती हैं। फिर तीसरा पॉइंट हम कहते हैं कि साम्यावस्था सदैव बंद पात्र में प्राप्त होती है। साम्यावस्था सदैव बंद पात्र में प्राप्त होती है। क्यों सर, ऐसा क्यों है, बताओगे बेटा, सोचो आप लोग भी। प्राप्त होती है, ऐसा इसलिए है बच्चों, मान के चलो अभिक्रिया से कोई गैस बनी, अगर पात्र खुला है तो वो गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आप देखेंगे आगे चल के जितने भी उदाहरण हम पढ़ेंगे, लगभग बेटा 99% उदाहरण, या मैं बोल सकता हूं 100% उदाहरण में अभिकारक या उत्पाद में कम से कम एक गैस तो होगी, और हो सकता है सारी गैस भी हो जाए कभी कभी। इसका भी वर्गीकरण है जो आगे चल के हम देखेंगे। तो क्या होता है बेटा, साम्यावस्था में सदैव बंद पात्र में प्राप्त क्यों होती, कि अगर कोई गैस है बाहर भग गई बेटा, तो वो कैसे वापस अभिकारक बनाएगी, है ना। दूसरा क्या है कि अगर पात्र खुला है तो वायुमंडल की जो परिस्थितियां बेटा, ताप दाब, उनका भी प्रभाव पड़ेगा, उससे भी साम्यावस्था बेचारी टूट जाएगी बेटा। चलिए चौथी, साम्यावस्था सदैव गतिक अवस्था में होती है। साम्यावस्था सदैव गतिक अवस्था में होती है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि साम्यावस्था जब हम देखेंगे ना बेटा, तो हमें अभिक्रिया जो हो रही है, साम्यावस्था बनी हुई है, देखने में लगेगा कि भाई अभिक्रिया रुक गई, अभिक्रिया मर गई है, रुक गई, हो ही नहीं रही, लेकिन अंदर ही अंदर बेटा चल रही है अभिक्रिया। अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, उत्पाद अभिकारक में बदल रहा है, क्योंकि जितना उत्पाद अभिकारक में बदल रहा है उतना ही अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, इसलिए देखने में मुझे क्या लग रहा है कि अभिक्रिया तो हो ही नहीं रही। जैसे बेटा मैंने अभी बताया था, पानी ऊपर से आ रहा है और पानी नीचे से जा रहा है, लेकिन टंकी बस दिख रही तो हमें देखने में क्या लगेगा, ना तो पानी आ रहा है ना तो पानी जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में बेटा पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि साम्यावस्था सदैव गतिक अवस्था में होती, अर्थात अग्र तथा पश्च अभिक्रिया निरंतर समान वेग से, समान दर से होते रहती हैं अनंत काल तक। मान लो बेटा आज मैंने साम्यावस्था में एक अभिक्रिया को छोड़ा, मैं 2 साल बाद आया इस जगह में, देखूंगा मैं 2 साल बाद भी मुझे वहां साम्यावस्था मिलेगी, क्योंकि साम्यावस्था अनंत काल तक अभिकारक उत्पाद में, उत्पाद अभिकारक में बदलते रहेगा, ऐसा बेटा खेल चलते रहेगा। फिर अगली विशेषता बच्चों ऐसी है कि जो साम्यावस्था होती है इसे हम तोड़ सकते हैं। मान लो देखो हो क्या रहा है, एक अभिक्रिया आपने कराया बेटा, अभिक्रिया हम क्यों कराते हैं, हम कराते हैं भाई ताकि हमें उत्पाद प्राप्त हो, उस उत्पाद से हम कुछ करें, या तो मार्केट में बेचें, जो भी करें बेटा। तो हम उत्पाद को बेचना चाह रहे हैं, उत्पाद को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर साम्यावस्था बन गई, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, ये तो खेल चल रहा है, हमें उत्पाद मिल ही नहीं रहा, हमारी कंपनी बेटा बंद हो जाएगी ऐसे में, तो हमें तो चाहिए उत्पाद, तो हम चाहते हैं ये साम्यावस्था टूट जाए। अगर नहीं तोड़े तो क्या होगा, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक चलता रहेगा बेटा, तुम्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या, कि साम्यावस्था को हम तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे तोड़ेंगे बेटा, तो हम लिखेंगे साम्यावस्था को अभिकारक या उत्पाद की
सांद्रता। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को हम बदल देंगे, थोड़ा सा अभिकारक और डाल देंगे, या थोड़ा सा उत्पाद और निकाल लेंगे, थोड़ा सा उत्पाद निकाल लेंगे, या अभिकारक डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे बेटा, अभिकारक की सांद्रता को बदल देंगे, है ना। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन करके, या बेटा ताप में परिवर्तन कर दो, दाब में परिवर्तन कर दो, और बच्चों आयतन में परिवर्तन कर दो, या किसी पहले अपन इसको पूरा कर लें फिर लिखते हैं इस बात को। आयतन में परिवर्तन करके भंग किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। भंग करना मतलब समझ गया बेटा कि साम्य अवस्था को मिटा देना, है ना, साम्य अवस्था को भंग किया जा सकता है। एक और तरीका है साम्य अवस्था को भंग करने का, वो थोड़ा सा मैं अलग से लिख रहा हूं कि किसी अक्रिय गैस जानते हो बेटा, अक्रिय गैस का मतलब हो गया जैसे समूह 18 के जो तत्व है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, वे अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो किसी अक्रिय गैस को मिलाकर, किसी अक्रिय गैस को मिलाकर भी साम्य अवस्था को भंग किया जा सकता है, साम्य को भंग किया जा सकता है। मतलब बेटा अगर अभिक्रिया चल रही, थोड़ी सी अक्रिय गैस मिला के डाल दो उसमें, तो क्या होगा, साम्य अवस्था भंग हो जाएगी। अब कब किया जा सकता है बेटा, कैसे किया जा सकता है, ये तो हम सीखेंगे आगे चलते चलते, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट विशेषता है इसकी, वो ये है कि अगर सर कोई उत्प्रेरक रहा, उत्प्रेरक क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूं। उत्प्रेरक बेटा वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जैसे बेटा मान लो आप लोग हैं, हर एक ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो बेटा हमेशा दूसरों को भड़काने का काम करता है। जैसे बेटा रामायण आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें जो मंथरा थी, मंथरा एक उत्प्रेरक थी। मंथरा भड़काती थी केकई को, केकई बेटा जाके झगड़ा वगड़ा करती थी। ऐसे ही आप महाभारत को देखिए, महाभारत में जो बेटा उत्प्रेरक था कौन था, शकुनी मामा। शकुनी मामा क्या करते थे, ये बेटा दुर्योधन को भड़काते रहते थे, वो बेचारा जाके लड़ता रहता था, खुद युद्ध नहीं करते थे बेटा, जाके खुद लड़ाई नहीं करते थे, किसी को खुद कुछ नहीं बोलते थे, वो केवल अभिक्रिया की दर को दूर से बढ़ाते थे या घटाते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से बेटा क्या होता था, अभिक्रिया की दर बढ़ती थी या घटती थी। जैसे बेटा मान लो दो लोगों में लड़ाई हो रही है, एक तीसरा जनी आया, उसने क्या बोला, अरे मार रे मार, मैं होता तो और मारता। तो जैसे ही आपको किसी ने ऐसा बोला ना कि अरे मार, तो क्या पिट गया रे, पिट गया, तो आप क्या करोगे, आपके अंदर जोश आएगा, और जोश से आप होश खो बैठोगे और बेटा लड़ाई करने लगोगे। तो यानी लड़ाई को भड़का दिया, लड़ाई को बढ़ा दिया किसने, उस तीसरे इंसान ने जो खुद नहीं लड़ रहा, बस उसकी उपस्थिति मात्र से उन्होंने लड़ाई को बढ़ा दिया। यह बेटा ऐसा भी देखा होगा, हमेशा जरूरी नहीं कि उत्प्रेरक बढ़ाए गई, घटा भी सकता है। दो लोगों की लड़ाई हो रही है, मान लो बेटा बीच में एक टीचर आ गए, हाँ, तो टीचर ने क्या करे, दोनों को शांत बिठा दिए, दोनों को बेटा एक दूसरे से गले मिला दिए, सॉरी बुलवा दिए, है ना। तो इस तरीके से लड़ाई शांत हो गई। तो कुछ उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और कुछ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। तो उत्प्रेरक अगर मैंने किसी साम्यावस्था में डाला मान लो, तो बेटा क्या होगा, क्या साम्यावस्था भंग होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूं बेटा कि साम्यावस्था भंग नहीं होगी। क्यों सर, क्यों नहीं होगी, उत्प्रेरक अग्रभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, मान लो बढ़ाने वाला उत्प्रेरक है तो, या घटाने वाला है तो अग्रभिक्रिया की दर को घटाएगा। लेकिन बेटा उत्प्रेरक जितना अग्रभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा उतना ही पश्च अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। भेदभाव क्यों करेगा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अग्रभिक्रिया की दर को जितना बढ़ाएगा पश्च अभिक्रिया की दर को भी उतना ही बढ़ाएगा, या जितना घटाएगा उतना ही उसको भी घटाएगा, भेदभाव नहीं करेगा बेटा। तो क्योंकि उत्प्रेरक दोनों अभिक्रियाओं में, अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रियाओं में क्या कर रहा है बेटा, समान रूप से प्रभाव डाल रहा है, इसीलिए इसके रहने से साम्यावस्था भंग नहीं होगी। हां, यह हो सकता है कि साम्यावस्था जल्दी मिल जाए, शीघ्र स्थापित हो जाए। मान लो 15 मिनट बाद मिलती साम्यावस्था, तो उत्प्रेरक की मदद से बेटा 5 मिनट में ही मिल गई। क्यों,
क्योंकि अभिक्रिया फटाफट फटाफट तेजी से हुई और साम्यावस्था में पहुंच गई। तो हम बोलेंगे बच्चों क्या कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति से साम्यावस्था भंग नहीं होती है, या लिख सकते हैं साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना, भंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उत्प्रेरक का प्रभाव, क्योंकि उत्प्रेरक का प्रभाव किस पर बेटा? अग्र तथा पश्च अभिक्रिया पर, अग्र तथा पश्च अभिक्रिया पर समान रूप से होता है, समान रूप से होता है। तो ये है बेटा साम्यावस्था की विशेषता। आप ध्यान रखें, आसान है, ऐसा कोई कठिन नहीं है, समझ में भी आसानी से आ जाती है बेटा। अब आज के लेक्चर में हम अभी लास्ट टॉपिक को और देखते हैं बेटा। साम्यावस्था के आधार पर, या हम ऐसे बोले भौतिक प्रकृति के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। भौतिक प्रकृति मतलब कि ठोस, द्रव या गैस, भौतिक प्रकृति के आधार पर साम्यावस्था की सॉरी बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहां पर बेटा दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की मैं बात करूंगा। एक होंगे समांगी अभिक्रियाएं, समांगी अभिक्रियाएं, और दूसरी होती बेटा विषमांगी अभिक्रियाएं। बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो आप लोग, एक बार सुन लो, देख लो, जाने दो, है ना। मतलब चीजें क्या पता बस होना चाहिए, बाकी सब कुछ याद करने का थोड़ी होता है एक लेक्चर में। तो समांगी अभिक्रियाएं बेटा किसे कहेंगे? या समांगी रासायनिक अभिक्रिया और विषमांगी रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहेंगे बच्चों? हम वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित प्रत्येक अभिकारक तथा प्रत्येक उत्पाद समान भौतिक अवस्था में होता है। कहने का मतलब देखिए, जैसे बेटा मान के चलो नाइट्रोजन गैस है जो किससे बेटा? हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर रही है, और यहां पर हमें साम्यावस्था मिल रही है, मतलब कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये, है ना। और ये बना रही है अमोनिया गैस। तो क्योंकि बेटा देखिए अभिकारक में दोनों गैस है और ये भी गैस है, तो मतलब सभी अभिकारक तथा उत्पाद समान भौतिक अवस्था में है, तो इसे हम बोलेंगे समांगी रासायनिक अभिक्रिया, या बेटा समांगी साम्यावस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है। और विषमांगी साम्यावस्था भी इसे हम बोल सकते हैं। जैसे बेटा हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस से मान लीजिए अभिक्रिया, सॉरी बेटा आयोडीन गैस नहीं, ठोस होता है, अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया होगी और इससे बेटा HI गैस बनेगी, ठीक है ना। लेकिन बेटा सॉलिड तो होता है, लेकिन जब अभिक्रिया कराते हैं ना तो पहले इसको ठोस से हम गैस में बदलते हैं, तभी अभिक्रिया होती है। इसलिए ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सभी अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अभिक्रिया में, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक तथा उत्पाद समान भौतिक अवस्था में होते हैं उसे हम समांगी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या बेटा वह रासायनिक साम्यावस्था जिसमें उपस्थित सभी अभिकारक तथा उत्पाद समान भौतिक अवस्था में होते हैं, समांगी साम्यावस्था कहलाती है। दूसरी बेटा विषमांगी अभिक्रिया, या बच्चों आप इसे विषमांगी साम्यावस्था भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो अभिकारक है और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्थाएं बच्चों समान नहीं रहेंगी, एक ना एक चीज तो उसमें क्या रहेगी बेटा? अलग रहेगी। जैसे यहां पर देखो, ये S मतलब सॉलिड मतलब ठोस है, ये भी बेटा ठोस है, ये गैस है, तो तीनों एक से नहीं है, तीनों बेटा भौतिक अवस्था अलग अलग है। या हम देख सकते हैं MgCO3 को हमने गर्म किया,
तो क्या बना बेटा, ये ठोस होता है MgCO3, तो ये बना है MgO और ठोस, और साथ में बेटा CO2 गैस। तो ये भी आपका कौन सा विषमांगी साम्यावस्था होगी। तो वह साम्यावस्था, वह रासायनिक साम्यावस्था जिसमें सभी अभिकारक तथा उत्पाद समान भौतिक अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम विषमांगी अभिक्रिया या विषमांगी साम्यावस्था कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये हमने आज के इस लेक्चर में साम्यावस्था का अभी बेटा हमने इंट्रो किया है, यानी कि प्रस्तावना टाइप की देखी है। अब लेकिन अगले लेक्चर से हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ठीक है बेटा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।